हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपने चैप्टर का सेकंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है किरचॉफ का नियम। अब तक हमने सर्किट देखे, परिपथ देखे, लेकिन हमने उनको सॉल्व कैसे किया जाता है वो नहीं देखा था। तो आज की हेडिंग डालते हैं किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम। इसे बुक में कहीं कहीं किरकॉफ भी लिखा मिल जाएगा। तो याद रखना, इतना नाम से पता चल जाएगा किरचॉफ का नियम या फिर किरकॉफ का नियम। अब ये काम कहाँ पे आता है और इसकी जरूरत कैसे पड़ी? अब तक हमने देखो प्रतिरोधों का संयोजन हमने ऐसे देखा था कि अपने पास श्रेणी क्रम में प्रतिरोध मिल सकते हैं, समांतर क्रम में प्रतिरोध मिलेंगे, उनका तुल्य प्रतिरोध धारिता तुल्य प्रतिरोध निकाल सकते थे। उन सर्किट को, सिंपल सिंपल सर्किट को हम हल कर लेते थे। जो भी अपने नॉर्मल साधारण परिपथ हैं उनको हल किया जा सकता था। लेकिन अगर क्या होगा कि उसमें एक जटिल परिपथ दे दिया जाए, एक ऐसा परिपथ दे दिया जाए जिसमें बैटरी भी जुड़ी हुई है, प्रतिरोध भी जुड़ा हुआ है, संधारित्र भी जुड़ा हुआ है और बाकी के जैसे भी कंपोनेंट है वो सब जुड़े हुए हैं। क्योंकि हमारा जो नॉर्मल सर्किट बनता है वो इतना आसान तो बनता नहीं है। कहीं पे बल्ब जोड़ते हैं, कहीं पे उसके समांतर क्रम में कोई प्रतिरोध जोड़ देते हैं, कहीं पे उसके और उपकरण जोड़ देते हैं। तो ऐसा साधारण तो नहीं बनेगा। इसके लिए किरचॉफ ने क्या किया, दो नियम दिए, जिसमें से पहला नियम धारा के लिए काम में लिया जाता है और दूसरा नियम है जो वोल्टता के लिए काम में लिया जाता है। तो इसमें लिख लेते हैं। किरचॉफ ने किरचॉफ ने निम्न दो नियम दिए। निम्न दो नियम दिए, जिसमें पहला नियम है, फर्स्ट है अपने पास संधि नियम, संधि बिंदु नियम, संधि बिंदु नियम। इस नियम को धारा का नियम भी, इससे भी जानते हैं, धारा का नियम। तो ये अपने पास पहला नियम है। अब देखो ये क्या करेगा। इस नियम की सहायता से किरचॉफ ने हमें बताया था कि अपने पास, ये पहली बात तो संधि का नियम है, संधि बिंदु नियम है। यानी कि कोई किसी न किसी पर्टिकुलर संधि, संधि किसको कहते हैं, जहां पे अपने पास कोई दो प्रतिरोध जुड़ रहे हों। अपने पास मान के चलो ये दो प्रतिरोध इस तरीके से जुड़ रहे हैं इस बिंदु पे, तो ये संधि बिंदु कहलाता है। यानी कि परिपथ में जहां पे भी कोई दो कंपोनेंट जुड़ रहे हैं तो वो कौन सा बिंदु कहलाएगा, संधि बिंदु, संधि, संधि कहते हैं उसको। तो ये धारा से संबंधित नियम है। तो इस नियम के अनुसार क्या होता है, इसमें लिख लेते हैं पहले। तो इसमें लिखो, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी संधि बिंदु पर, किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा, आने वाली धारा, आने वाली धारा तथा संधि बिंदु पर, बिंदु पर जाने वाली, आने वाली धारा तथा जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग, धाराओं का कुल बीजगणित योग, कुल बीजगणित योग, इनका जो भी मतलब है वो एक एक बताएंगे। बीजगणित योग शून्य होता है, शून्य होता है। इसका मतलब जो धाराओं का बीजगणित योग है समेशन आई, वो क्या मिलेगा हमें, जीरो मिलता है। कहाँ पे जीरो मिलेगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर, किसी संधि बिंदु पर। संधि बिंदु पर कैसे, अब देखो इसमें दो बात लिखी हुई हैं। एक तो आने वाली धारा,
और एक जाने वाली धारा, और उनका बीजगणित योग। बीजगणित योग होता है कि उनके आने और जाने की अगर एक दिशा से हम निर्धारित कर दें कि भाई आने वाली धारा को धनात्मक ले लें, जाने वाली धारा को ऋणात्मक ले लें, तो उनको धनात्मक और ऋणात्मक के साथ जोड़ना है। तो देखो कैसे, इसमें जब ये परिभाषा पूछी जाए तो एक चित्र भी बना के इसको व्यक्त समझा देना है। जैसे मान के चलो ये वायर है, इस पे धारा I1 आ रही है, इस पर धारा I2 आ रही है, और यहाँ से एक धारा इधर I3 है, इधर धारा I4, और इधर धारा I5। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये धाराओं का एक सर्किट है। क्या है, एक सर्किट है। अब यहाँ पे संधि बिंदु कौन सा होगा, संधि बिंदु ये होगा एक, ए जिस पे धाराएं आ रही हैं और जा रही हैं। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या देखना है, इस नियम के अकॉर्डिंग क्या कहती है, ये नियम कहता है कि इस किसी संधि बिंदु पर आने वाली धारा, यानी कि कुछ धाराएं इस पे आ रही होंगी, कुछ धाराएं इससे जा रही होंगी। जैसे ये धारा जाने वाली है, तो आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणित योग। बीजगणित योग होता है कि हम एक पर्टिकुलर एक चिन्ह सेट कर दें कि ये आने वाली है और ये जाने वाली है। जैसे ये अपना संधि बिंदु है, इस पे कुछ धाराएं तो आ रही होंगी और कुछ धाराएं इस पे से जाएंगी, यानी कि इससे अपना मान आई की मान दिशा कैसे होगी, जाने वाली होगी। और ये धाराएं इस पे आ रही है, जैसे I3 आ रही है, I5 जाने वाली है। तो हमें क्या करना है, इस नियम को अप्लाई करने के लिए आने वाली और जाने वाली को थोड़ा सा चिन्ह से निर्धारित कर लेते हैं। आने वाली है उसको धनात्मक ले लेते हैं, जैसे ये आने वाली है, और जो जाने वाली है उसको किस में ले लेंगे, उसको प्लस से माइनस से रिप्रेजेंट कर देंगे, जाने वाली धारा है। तो यहाँ पे संधि बिंदु ए पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए पे हो जाएगा कि भाई I1 कैसी है, आने वाली धारा, I1 हो गया, प्लस I2 भी आने वाली धारा, इसको मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ। तो I1 I2 आ गया। अब क्या होगा, I3 कैसी है, ये भी आने वाली धारा, तो इसको भी प्लस से लिख दिया, ये वाली धारा। अब I4 और I5, ये दोनों धाराएं कैसी हैं, जाने वाली, तो इनको मैं माइनस से लिखूंगा, माइनस I4 माइनस I5, तो इनका योग क्या आ जाएगा, 0। तो ये कहता है संधि बिंदु नियम, धाराओं का संधि बिंदु नियम क्या कहता है कि हमारे पास जितनी भी धाराएं हैं, आने वाली धारा है और जाने वाली धारा है, उनको सदिश योग क्या होगा, 0 होगा। अब एक क्वेश्चन आया था पिछली बार, तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब हाँ, एक छोटी सी बात, क्वेश्चन लिखने से पहले कुछ बातें हैं। देखो, यह नियम आवेश संरक्षण सिद्धांत पे कार्य करता है। यह नियम यह नियम नियम आवेश संरक्षण संरक्षण नियम पर, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है। और इसमें हमें क्या है कि इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहा जाता है, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम भी कहते हैं, इसे किरचॉफ का प्रथम नियम प्रथम नियम भी कहते हैं, भी कहते हैं। अब देखो, इसमें हमें पता चल गया ये किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। एक तो आवेश संरक्षण के नियम पर, आवेश आवेश संरक्षण क्या कहता है कि अपने पास कोई भी परिपथ है, उसमें जितना आवेश आएगा उतना ही, मतलब कुल आवेश कैसा रहेगा, संरक्षित रहेगा। ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कुल आवेश है वो संरक्षित रहता है, ऑलवेज कंजर्वेटिव रहेगा। और यहाँ पे हमने ये धाराओं के लिए देखा है, तो इसको धारा नियम भी कह रहे हैं।
अब इसी के आधार पे क्वेश्चन कैसे आएगा? तो इसका एक क्वेश्चन है, निम्न परिपथ में निम्न परिपथ में धारा आई का मान ज्ञात करो। आई का मान ज्ञात करो। तो कैसे? परिपथ क्या दे रखा है? परिपथ दे रखा है ये वाला। इस पे ये धारा है, इस पे 1 एम्पियर धारा, यहाँ पे 2.5 एम्पियर धारा, और यहाँ से ये धारा है 0.5 एम्पियर, और हमें ज्ञात करना है ये आई। क्या ज्ञात करना है? इस आई का मान ज्ञात करना है। और एक धारा और है इसमें, ये धारा इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर। तो अब हमें क्या करना है? आई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले देखो, यहाँ पे इस संधि बिंदु से निकाल लेंगे। यहाँ पे ये धारा आ रही, 1 एम्पियर भी आने वाली है, 2.5 एम्पियर भी आने वाली है। तो इसका मतलब इस पर कितनी धारा आएगी टोटल? तो यहाँ पे टोटल कितनी धारा आ जाएगी? यहाँ पे आ जाएगी 1 + 2.5। तो इसका मतलब 3.5 एम्पियर धारा यहाँ से मिल रही है। तो इसको क्या कर लेंगे? किरचॉफ के प्रथम नियम से। किरचॉफ के प्रथम नियम से, प्रथम नियम से क्या हो जाएगा? समेशन आई बराबर 0। अब आने वाली धारा क्या है? 1 एम्पियर भी आने वाली थी, 2.5 एम्पियर भी आने वाली है। आने वाली है दोनों। अब 0.5 एम्पियर ये धारा जाने वाली है, तो इसको माइनस में लेंगे। 0.5 एम्पियर। अब एक अपने पास 2 एम्पियर, ये भी आने वाली है, ऊपर आ रही है ना इस बिंदु पे। तो 0 इसको हम कर देंगे 2 एम्पियर। और अपने पास कौन सी रह जाती है? आई। आई का यहाँ पे चिन्ह देखो किधर है, ये जाने वाली है। आई कैसी धारा है यहाँ पे? जाने वाली। तो हमें इसे माइनस के साथ लेना पड़ेगा, प्लस के साथ नहीं लेना पड़ेगा। तो इसको मैं लूंगा -आई। क्यों? क्योंकि ये धारा कैसी है? जाने वाली। ये धारा कैसी है? इस बी बिंदु से जाने वाली धारा है। अब इनको हल कर लेंगे। कितना हो गया? देखो, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5.5 -0.5, तो बच गया 5 -आई 0। और यहाँ से आई का पक्षांतरण करेंगे तो 5 एम्पियर धारा हमें मिल गई। ये क्या आ गया? आंसर। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल सकते हैं? किसी भी परिपथ में किसी भी पास या संधि से जाने वाली धाराओं का हल करके उनकी धारा निकाल सकते हैं। शाखा से कोई भी धारा निकाल सकते हैं। वह इसके बाद आता है अपने पास दूसरा नियम। कौन सा नियम? दूसरा। और दूसरे का नियम का नाम क्या है? वोल्टता का नियम। पहला धारा का नियम था, तो ये किरचॉफ के नियम चल रहे हैं। सेकंड नियम, इसमें हेडिंग डालो वोल्टता नियम। वोल्टता नियम या लूप नियम। वोल्टता नियम कह दें या लूप नियम कह दें। अब इसमें किस पर है ये वोल्टता के बारे में बताएगा, विभवांतर। और इसका नाम क्या है? लूप नियम। अब लूप लूप का मतलब क्या होता है? लूप तो हमने पहली बार देखा है, पहली बार सुना है अपने क्लास में, पहले तो कभी आया नहीं लूप। तो लूप क्या होता है? लूप होता है कि अपने पास कोई बंद परिपथ है, तो इसमें एक क्रम से अगर हम चलें, कोई भी परिपथ है उसको क्रम से चला जाए, तो एक सर्किट बनता है बंद पथ, उसको बोलते हैं लूप। ये संधि बिंदु से चले और वापस से वो मिलके कहाँ पे आ जाए? उसी संधि बिंदु पे आ जाए, तो वो एक लूप बन जाता है। तो इसके लिए क्या कहता है ये नियम? इसमें लिखो। तो इसमें लिखेंगे, किसी परिपथ या लूप में, किसी परिपथ या लूप में, किसी परिपथ या लूप में प्रयुक्त प्रतिरोधों, प्रयुक्त
प्रतिरोधों के सिरों पर प्रतिरोधों के सिरों पर प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतरों। अब विभवांतरों कैसे होगा? प्रतिरोध और धारा का गुणनफल से निकालेंगे। विभवांतर कौन से होंगे? प्रतिरोध तथा उसमें प्रवाहित धारा का गुणनफल। उसमें प्रवाहित धारा का गुणनफल। गुणनफल का। अब देखो इस परिभाषा को ध्यान से देखना है। विभवांतरों का, ध्यान से इसे याद रखना है। ये चीजें समझाने के लिए लिखी हैं, एग्जाम में चाहो तो मत लिखना। का बीजगणित योग। बीजगणित योग। विभवांतरों का बीजगणित योग। बीजगणित योग क्या हो जाएगा? बीजगणित योग हो जाएगा समेशन बी। अब ये किसके बराबर आएगा? समेशन आई आर के। अब ये किसके बराबर होगा? विभवांतरों का बीजगणित योग जो लूप में जो बैटरी लगी हुई है उनके बीजगणित योग के बराबर होगा। इसमें लिखेंगे योग लूप में प्रयुक्त होने वाली प्रयुक्त होने वाली सभी बैटरियों के सभी बैटरियों के विद्युत वाहक बलों विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के तुल्य होती है। के बीज गणित योग। बीजगणित योग क्या हो जाएगा? समेशन ई के तुल्य होती है। तुल्य मतलब बराबर होती है। इसे अभी थोड़ा सा लिखें एक बार। लूप नियम। इसे लूप नियम या वोल्टता नियम कहते हैं। वोल्टता नियम कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे लूप नियम या वोल्टता नियम कहते हैं। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। यह किरचॉफ का द्वितीय नियम कहलाता है। द्वितीय नियम कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जितनी भी अपने पास हमने यहाँ पे विभवांतर निकालेंगे वो किसके बराबर आएगा? आई आर के बराबर आएगा। उसमें प्रवाहित धारा और गुणनफल के प्रतिरोध के। ये किसके बराबर आएगा? बैटरियों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणित योग के। तो हमें यहाँ पे ये चीज मिलती है देखने को। और जब ये एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो हमें कहाँ तक लिखना है? यहाँ तक लिख के आना है। यहाँ तक। इसमें कोई अलग से एग्जाम्पल दे के समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर समझा देते हो तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझाते तो ज्यादा एक्स्ट्रा करने का भी कोई मतलब नहीं बनता। पर इसको समझना, इसको काम में लेना कि किस प्रकार से ये नियम काम करता है, वो बहुत समझने वाला खेल है उसका। तो इसके लिए समझाने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ। देखो, मान के चलो अपने पास एक सेल है, ये वाला सेल। एक सेल और है, ये वाला सेल। ठीक है। और अपने पास हमने दोनों सेलों से दो प्रतिरोध जोड़ रखे हैं, R1 और R2। और परिपथ को क्या कर दिया? कंप्लीट कर दिया। इसका विद्युत वाहक बल E1 है और इसका विद्युत वाहक बल E2 है। अब इसके सिरे प्लस माइनस प्लस माइनस। अब धारा किधर आएगी? ऊपर से नीचे आएगी। और हम इस लूप में इस तरीके से चल रहे हैं। देखो, ये इसका लूप नियम अभी बताएंगे कि चलना कैसे है, कैसे इसको लिखते हैं। देखो, इसमें क्या होगा? जितनी भी आई आर होंगे उनका योग किसके बराबर होगा? बैटरी के विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, यहाँ पे
जो ये है प्रतिरोध, इस पे विभव का क्या होगा, पतन होगा। विभव का क्या होता है, पतन होता है। और हम इसी दिशा में चल रहे हैं तो इनको लेते हैं माइनस में। तो यहाँ से -I R1 -I R2, ये किसके बराबर आ जाएगा, विद्युत वाहक बलों के योग के बराबर। तो ये नियम कहता है कि इसको ऐसे लिखना है भाई। अब समीकरण आ गया, इसको हल करना आसान है। हल कैसे किया जा सकता है, मान रख देंगे और हल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मैं कैसे पहचान कर पाऊंगा कि कब माइनस लेना है, कब प्लस लेना है, कब प्रतिरोध के साथ ये चिन्ह माइनस में आएगा, कब बैटरी को प्लस में लेंगे, कब माइनस में लेंगे। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, इसकी चिन्ह परिपाटी होती है, उसको काम में लेते हैं। तो इसमें चिन्ह परिपाटी, अब जब भी एग्जाम में आए तो ये मत लिखना उसमें, ये तुम्हारे हल करने के समझाने की दृष्टि से है। कहीं एग्जाम में आए और तुम चिन्ह परिपाटी छाप दो। देखो, पहले तो ये ध्यान रखना, हम क्या करते हैं, बैटरी का चिन्ह बनाते हैं। पहले तो हम सर्किट में क्या करते हैं, धारा की दिशा लगाते हैं खुद से, कि भाई इधर जाएगी इधर जाएगी। वो क्या करते हैं, किसी बैटरी को पकड़ते हैं, उसके अकॉर्डिंग चिन्ह बनाते हैं। तो इसमें धनात्मक था तो इधर कर दिया। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे ऋणात्मक हो सकता है, इसकी बैटरी कुछ अलग बता रही है, इसकी कुछ अलग बता रही है। किसी भी एक बैटरी से क्या कर लेना है, परिपथ में धारा का चिन्ह निर्धारण कर लेता है। ऐसे कोई भी अपनी इच्छा है, चाहो तो बैटरी से कर लो, चाहे तो अपनी इच्छा से ही कर लो, कोई जरूरी नहीं है ये भी। ठीक है। इसके बाद होता है अपना, इसमें परिपथ को हल करने के लिए लूप लेते हैं अपन। जैसे ये लिया कि भाई मैं अपनी मर्जी से इधर इस लूप को इस तरीके से हल कर रहा हूँ, इस पैटर्न में हल कर रहा हूँ, क्रम से ऐसे चल रहा हूँ। तो मैं क्या लूंगा, लूप का निर्धारण करूंगा। तो अपने पास कितने आ गए, दो। एक तो परिपथ में धारा का निर्धारण, एक लूप में चलने का निर्धारण। तो दोनों को पहले निर्धारण करेंगे। तो मान के चलो अपने पास बीच में कोई बैटरी मिलती है इस प्रकार से, और हमने उस पे धारा लगा रखी है ऐसे, विद्युत वाहक बल ई है। तो अब हम इसको कैसे लेंगे, देखो ये प्लस है, और माइ प्लस से ही धारा जा रही है, और हम इसमें लूप में कैसे भी चलें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको हम लेंगे प्लस ई लेंगे, क्योंकि ये विद्युत धारा की सही दिशा को व्यक्त कर रहा है। अगर हमारे पास बैटरी मिलती है ऐसे, प्लस माइनस, और हमारी धारा पहले से कैसे चिन्ह निर्धारण कर रखा है, ऐसे, तो ये उल्टा है, धारा जानी चाहिए, ये तो उल्टी उसमें आ रही है, तो इसमें हम लेंगे -E। अब अपने पास आता है कोई प्रतिरोध ऐसे R, और हमारी धारा जा रही है इसमें इस तरीके से, और हम लूप में भी चल रहे हैं इसी तरीके से। तो जब भी प्रतिरोध में धारा की दिशा में ही लूप की दिशा है, ये दिशा ऐसे है, और ये दिशा भी लूप वाली भी दिशा एक ही है, तो इसका मतलब है कि ये विभव पतन को सही दिशा में व्यक्त कर रहा है। तो इसका मतलब पतन होगा, इस पे विभव का क्या होगा, पतन। तो यहाँ पे इसको हम कैसे लेंगे, माइनस का IR। और जब अपने पास कोई प्रतिरोध है, उसमें धारा की दिशा ऐसे है, और हम कैसे चल रहे हैं, इस दिशा में चल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हम पतन के उल्टी तरफ चल रहे हैं। पतन का मतलब, इसमें जो विभव में पतन होगा, ड्रॉप होगा, विभव का मान गिरेगा, वो उल्टी दिशा में जा रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा, इसको हम लेंगे प्लस IR। तो ये चिन्ह ध्यान में रखना है। तो अब दूसरी बात ये आती है कि भाई पहला नियम तो आवेश संरक्षण पे था, दूसरा नियम किस पे काम कर रहा है। तो ये दूसरा नियम ऊर्जा संरक्षण नियम पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर कार्य करता है, संरक्षण नियम पर कार्य करता है। किस पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो ये किस पर कार्य करेगा, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो द्वितीय नियम किस पर काम करता है, ऊर्जा संरक्षण नियम पर। तो ये लिख लेना यहाँ पे, यह नियम ऊर्जा संरक्षण
नियम पर आधारित होता है। और ये पूछा जा सकता है, पर आधारित होता है। तो अपने पास कैसे आ गया? एक तो हो गया अपने पास आवेश संरक्षण पर कौन सा करेगा, अ, समीकरण नंबर नियम नंबर 1, धारा नियम या संधि बिंदु नियम। ऊर्जा संरक्षण पर दूसरा नियम, वोल्टता नियम। वोल्टता है तो मतलब ऊर्जा है, और धारा है तो आवेश है। सिंपल है, याद रखना भी आसान है। तो इसके बाद हम चलते हैं अगले टॉपिक पर। इसके बाद अगला नियम है, नियम तो नहीं है पर इसके अनुप्रयोग हैं। अनुप्रयोग है इसमें बीट स्टोन सेतु। तो अगली हेडिंग डालो, बीट स्टोन सेतु। बीट स्टोन सेतु। और सेतु तुम जानते होंगे कि बांध जैसे होता है ना, ओवर ब्रिज वगैरह, वही सेतु है। सेतु बांध राम वाला तो देखा होगा, पत्थर तैर गए थे। तो ऐसा ही है ये बीटस्टोन सेतु। बीटस्टोन सेतु ने क्या किया, एक बीटस्टोन नामक वैज्ञानिक था, तो उन्होंने प्रतिरोधों का एक विशिष्ट तरीके से संयोजन किया। क्या किया? विशिष्ट तरीके से एक सेतु की तरह निर्माण किया। अब भाई सेतु कैसे होता है? सेतु ऐसे होता है कि वे दो आ, पोल होते हैं, उस पे ऐसे पार्ट रखे होते हैं, तो एक सेतु बनता है, ब्रिज, जिसके ऊपर वाहन जाते हैं या फिर कुछ भी जाते हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे चार प्रतिरोधों को लेकर के क्या किया, चार प्रतिरोध लिए। एक प्रतिरोध ये लिया, तो यहाँ से इसको ऐसे लिया, इसको जोड़ा, इसको फिर इसको इससे जोड़ा, इसको सही बना देते हैं। एक प्रतिरोध यहाँ पे जोड़ा। तो ऐसे करके अपने पास क्या हो गया, अपने पास चार प्रतिरोधों का एक संयोजन मिला था। और जो किसने पाया था? व्हीट स्टोन ने। ठीक है, तो ये सेतु बन गया ए। और यहाँ पे मैं इस बिंदु को बी, इसको सी। अभी सेतु नहीं बना, इसको बनाने के लिए इसने नीचे भी ऐसे ही ब्रिज बनाया था, ऐसे ये डी बिंदु दे दिया और इसको इससे मिलाया। तो एक रोचक बात उसने निकाली। क्या किया? चार प्रतिरोध जोड़े, R1, R2, इसका नाम मैं R3 दे देता हूँ, R4 ये दे देता हूँ। तुम्हारी इच्छा है, कहीं से भी नामकरण कर सकते हो, 1 2 3 4, डजेंट मैटर। कोई इससे कोई नियम पे कोई प्रभाव नहीं आएगा, तुम्हें लिखना और समझना आना चाहिए। तो ये क्या हुआ था, चार प्रतिरोधों को ऐसे जोड़ा, तो क्या पाया, व्हीटस्टोन ने पाया कि भाई अगर ऐसे मैं अगर जोड़ता हूं, तो इसके बीच में एक और यहां से मैं गैल्वेनोमीटर जोड़ दूं। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? धारा की दिशा बताने का। क्या करता है? धारा की दिशा बताने का काम करता है। और ये कुंजी लगा देता हूं मैं। क्या किया? ये कुंजी के लगा दी। और गैल्वेनोमीटर क्या करेगा? धारा की दिशा। तो व्हीटस्टोन ने इसको समझना पहले। तो व्हीटस्टोन ने क्या बोला था, अगर ये प्रतिरोध ये आपस में इनके समानुपाती हैं, यानी कि समानुपाती एक अनुपात में है, R1 का भाग किस में जाए, R3 में, इनका अनुपात किसके बराबर हो, R2 का R4 से। यानी कि इसका प्रतिरोध का मान डिवाइड बाई इसका मान, इसका मान डिवाइड बाई इसका मान, और ये बराबर आ जाते हैं। तो बीट स्टोन ने बोला ये इसके संतुलन की अवस्था है। क्या बोला? इसके संतुलन की अवस्था कहेंगे। संतुलन की अवस्था कैसे कहेंगे? इसका मतलब इस तार से कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, इस धारा से कोई भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। कब? जब ऐसा हो, ऐसा होने पे कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी। और ये किसने बोला? बीट स्टोन ने। इसे हम बीट स्टोन का संतुलन की अवस्था भी कहते हैं। पहली बात सुनिए, जो ये विविधता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज में क्या किया, प्रतिरोधों को जोड़ा, तो उनके मध्य में जो भी चार भुजाएं हैं उन पे प्रतिरोध का संयोजन कर दिया, तो एक सेतु की तरह संरचना बनी, उसको क्या कहेंगे? बीट स्टोन। अगर प्रतिरोधों का ऐसा अनुपात होता है,
तो इसे क्या कहेंगे? संतुलन की अवस्था। चलो तो इसको लिख लेते हैं। इस पे कंप्लीट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इसमें एक वेंट्री भी तो जोड़ देते हैं। प्लस माइनस, और यहाँ पे एक कुंजी, इस पे K1 नाम दे देते हैं क्योंकि पहले भी हमने एक कुंजी जोड़ी हुई है। और धारा की दिशा दिखा देते हैं, ऐसे है। तो अब देखो क्या होगा। यहाँ पे लिखेंगे। अब एग्जाम में क्या क्या करना है, एक तो होता है परिभाषित करना कि भाई बीट स्टोन सेतु है क्या, और एक होता है कि इसको प्रूफ करना, इसको प्रूफ करना। जब प्रूफ करना है तो प्रूफ करने वाली बात लिखनी है, परिभाषा करने वाली बात नहीं लिखनी। चित्र बनाना है और सीधा ही परिभाषित हो गया हो तो यहाँ पे लिख लेते हैं। व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने, व्हीटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने प्रतिरोधों के एक सेतु का निर्माण किया, प्रतिरोधों के एक सेतु का निर्माण किया, सेतु का निर्माण किया, जिसके द्वारा, अब देखो इसका काम क्या होता है, अज्ञात प्रतिरोध को निकालने का काम होता है, जिसके द्वारा अज्ञात, अब अज्ञात प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, जब हमें इनका अनुपात पता चल गया, कोई एक हमें नहीं पता तो हम यहाँ से निकाल लेंगे मान। तो इसके द्वारा अज्ञात प्रतिरोध, अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है, मान ज्ञात किया जा सकता है। अज्ञात प्रतिरोध का क्या कर सकते हैं, मान ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज में, व्हीटस्टोन सेतु में, सेतु में समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की, समांतर चतुर्भुज की चार भुजाओं के अनुरूप, चार भुजाओं के अनुरूप, अनुरूप चार प्रतिरोधों, चार प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन होता है। इसमें, इसमें आनुपातिक, आनु, इसमें आनुपातिक भुजाओं के, आनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों का, भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात एक समान होता है, अनुपात एक समान होता है। तो ये क्या है, इससे व्हीटस्टोन सेतु प्राप्त होता है, व्हीटस्टोन सेतु प्राप्त होता है। तो ये क्या हो गया, जैसे कि हमने चित्र में बनाया है पहले ऊपर, ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु। अब देखो बात क्या लिखी है, समांतर चतुर्भुज की एक वैज्ञानिक, वैज्ञानिक ने क्या किया, समांतर चतुर्भुज की व्यवस्था में क्या किया, चार प्रतिरोधों को जोड़ा, इनके नाम रख दिए, इनका अनुपात क्या होता है, समान होता है। ये अनुपात किसके बराबर है, बाकी के दो। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, R1/R2, R3/R4। कैसे, इनको पक्षांतरण कर देना, वज्र गुणन, तो R1/R2 भी हो जाएगा, R3/R4 भी हो जाएगा। तो ये क्या है, ये एक व्यवस्था है जिसको क्या कह रहे हैं, व्हीटस्टोन सेतु। तो इसका नाम क्या दे दिया, व्हीटस्टोन सेतु। अब
व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था में क्या होगा, इसकी क्रियाविधि लिख लेते हैं कि भाई ये कार्य कैसे करता है और कब किसका क्या मतलब होता है। तो क्रियाविधि, क्रियाविधि में क्या होगा, क्रियाविधि में अपने पास होगा, सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे देखा, देखो अगर मैं यहाँ पे धारा प्रवाहित कर देता हूँ आई, तो ये धारा प्रवाह होके इसमें धारा जाएगी, इसमें धारा जाएगी, और ये कुंजी लगी हुई है, चालू है, तो इसमें भी धारा जाएगी। कब जाएगी, उसके लिए इन्होंने बताया कि अगर हमारे पास ये जो अनुपात दे रखे हैं R1 R2 और या R1 R3 और R2 और R4 समान अनुपात में, तो यहाँ से धारा प्रवाहित नहीं होगी। धारा का मान संभव कब होगा प्रवाह होने का, जब ये बराबर नहीं हो, तभी यहाँ से धारा जाएगी, वरना यहाँ से धारा नहीं जाएगी। यानी कि ऐसा होने पे हम इसको हटा हुआ मान सकते हैं, इसको हटाया हुआ माना जा सकता है। तो इसमें लिखेंगे, इसमें लिखेंगे यदि बैटरी की सहायता से, यदि बैटरी की सहायता से व्हीटस्टोन सेतु में, सेतु में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा आई प्रवाहित की जाती है, तो धारा आई कौन सी प्रवाहित की जाती है, ये वाली आई, धारा आई प्रवाहित की जाती है, तो ये R3 है ना, ध्यान रखना ये कहाँ पे है, R3 वाला ये प्रतिरोध है, नहीं इसको दूर समझ लो। तो आई प्रवाहित की जाती है, तो यदि, तो यह धारा, तो यह धारा परिपथ में, यह धारा परिपथ में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, यदि गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनो गैल्वेनोमीटर, यदि गैल्वेनोमीटर की कुंजी, कुंजी के ऑन होने पर भी, ऑन होने पर भी गैल्वेनोमीटर में विक्षेप, गैल्वेनोमीटर में विक्षेप प्राप्त नहीं होता है, तो नहीं होता है, तो अब क्या कंडीशन लिख रहे हैं, यदि हम क्या कर रहे हैं, यहां से धारा प्रवाहित हुई, और यदि इसमें से धारा प्रवाहित, मान लेते हैं कि I0 है, IG है, और इसमें धारा I1 है, R1 में I1, यहाँ पे I3, यहाँ पे I2, और यहाँ पे धारा I4। तो परिपथ में अब विक्षेप नहीं आया, यानी कि विक्षेप नहीं आया है, तो क्या होगा, तो यह केवल एक ही कंडीशन में संभव है, और कंडीशन क्या है, कंडीशन यह है कि उनका अनुपात कैसा होगा, समान, ये वाला, ऐसा होने पर ही यहाँ पे कोई धारा नहीं जाएगी, इसमें विक्षेप नहीं आएगा। तो इसको लिख देते हैं, नहीं होता है, अर्थात, इसमें लिखते हैं अर्थात आई जी गैल्वेनोमीटर में धारा क्या है, 0, तो ऐसा तब ही संभव है, तब ही, ऐसा तब ही संभव है जब प्रतिरोधों का क्या है, अनुपातिक भुजाओं का प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो समान हो, जब व्हीटस्टोन सेतु की आनुपातिक,
आनुपातिक भुजाओं का प्रतिरोध अनुपात, भुजाओं का प्रतिरोध अनुपात समान हो। समान हो अर्थात R1 बटे क्या हो जाएगा, R3 अपॉन में R2 बटे R4। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको वज्र गुना करके, इसको आपस में वज्र गुना कर दें तो क्या आ जाएगा, R1 अपॉन R2 और R3 बटे R4। तो ये क्या होगा, इस कंडीशन में ही गैल्वेनोमीटर जो हमने बीच में लगाया है उसमें धारा प्रवाह नहीं होगा, इसमें धारा प्रवाह नहीं होगा। तब जब ये अनुपात बराबर हो, और इसे बीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। ये भी लाइन लिख लेते हैं। यह अवस्था, यह अवस्था, अवस्था मतलब आई जी का मान 0, अवस्था, यह अवस्था को, इस अवस्था को, इस अवस्था को, इस अवस्था को बीटस्टोन सेतु की संतुलन की अवस्था कहते हैं। संतुलन की अवस्था कहते हैं, कहते हैं। तो संतुलन की अवस्था कैसे कहेंगे, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। व्हीटस्टोन के संतुलन की अवस्था कहते हैं। संतुलन की अवस्था में क्या होगा, आई जी का मान क्या होगा, 0। और संतुलन की अवस्था में क्या मिलेगा हमें, ये प्रतिरोधों का जो अनुपात है ये बराबर मिलेंगे, ये वाले। ये संतुलन की अवस्था को ही व्यक्त कर रहे हैं। अब इसके लिए प्रूफ करेंगे कि भाई बताओ संतुलन की अवस्था में ये अनुपात बराबर आते हैं। इसका एक अलग से क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन का वेटेज भी अच्छा आता है। तो अगला पॉइंट क्या है, संतुलन की अवस्था के लिए प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है, इसे सिद्ध कीजिए। तो अगली हेडिंग डालिए गणितीय विश्लेषण में इसमें। तो ऐसे अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन बना के इसको प्रूफ कर लेते हैं। क्वेश्चन लिखिए, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में, संतुलन अवस्था में अनुपातिक भुजाओं के प्रतिरोधों, प्रतिरोधों का अनुपात समान होता है, अनुपात समान होता है। तो ये सिद्ध करना है। अब अनुपात समान होता है मतलब वही R1 बटे R2, R3 बटे R4, वो सिद्ध कर। अब अपने पास क्या है, परिपथ दिया होगा और हम उसमें मान के चलेंगे कि संतुलन की अवस्था है। तो हमें प्रूफ क्या करना पड़ेगा, हमें प्रूफ करना पड़ेगा ये वाला मान, कि ये दोनों बराबर आते हैं। तो इसके लिए चित्र बना लेते हैं सबसे पहले। तो चित्र तो बनाना सीख गए होंगे। अब की बार चित्र में कैसे बनाना है देखो, 4 प्रतिरोध लेने हैं। ये प्रतिरोध अपने पास कौन सा हो जाएगा, R1। एक प्रतिरोध यहाँ ले लेते हैं, ये R2। एक प्रतिरोध यहाँ ले लेते हैं, यहाँ आ गया। एक इनके बीच में प्रतिरोध जोड़ देते हैं, ये क्या आ गया अपने पास, R3 और R4। ठीक है। अब इन दोनों के बीच में क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर G जोड़ते हैं और एक कुंजी लगा देते हैं और इसको यहाँ मिला देते हैं। इनके नाम रख देते हैं A B C D। इसमें धारा प्रवाहित करते हैं किसी बैटरी से, प्लस माइनस, प्लस माइनस।
और यहाँ पे भी एक कुंजी लगा देते हैं K1। तो इसको परिपथ को क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर दिया। अब देखो किरचॉफ ने क्या बताया था, इसको सिद्ध करने के लिए क्या चाहिए हमें, किरचॉफ का नियम काम में लेते जाएंगे और हल करते जाएंगे। अब मैं मान के चलो पहले धारा का निर्धारण कर देते हैं। यहाँ से धारा आ रही है अपने पास आई, बैटरी से कितनी धारा आई है, आई। तो ये धारा मान के चलते हैं कि R1 वाले प्रतिरोध में आई बन गई है और इस वाले प्रतिरोध में I2 धारा जाती है। कितनी धारा जा रही है, I2। तो होगा क्या, जैसे ही हम यहाँ पे पहुंचे, यहाँ तक तो I1 जा रही है, बिंदु बी पर आ गए। बी पे आने पे हम इसमें भी धारा जाएगी। हम पहले मान के चलेंगे कि इसमें धारा कितनी जा रही है, आई जी। अब देखो आई वन धारा तो ऊपर से गई और आई जी नीचे चली गई, तो इसमें धारा कितनी बची, इसमें धारा बचेगी I1 माइनस आई जी। भाई I1 धारा है, उसमें से आई जी नीचे चली गई, तो ये धारा कितनी बच गई। अब इसमें देखो यहाँ से I2 धारा आई, ऊपर से कितनी आ रही है, आई जी, और यहाँ से I2, तो ये दोनों धाराएं आके इसमें जुड़ जाएंगी, क्योंकि इसमें क्या हो जाएगी, टोटल हो जाएगी ऐड होके। तो I2 प्लस आई जी धारा इसमें जाएगी और वापस से अपना लूप बंद हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अगर मैं कहता यहाँ पे कितनी धारा आई है, तो I1 माइनस I2 आई जी और I2 प्लस आई जी। तो यहाँ पे अपने पास धारा कितनी आ जाएगी, इन दोनों धाराओं को जोड़ के देखना, आई जी से आई जी कट जाएगी तो I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। यही तो धारा बटी थी अपने पास, I1 और I2, इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, I के बराबर। अब इसको हल करने के लिए मुझे लूप लेने पड़ेंगे। मैंने धारा का चिन्ह बना दिया, ये धारा इसमें बनाई, ये इसमें बनाई, ये इसमें बनाई, क्रम से बनाया ना। तो कोई ऐसा तो हमने नहीं लगाया कि अपने वो बैटरी के नियम से, मतलब अपनी चॉइस से बना सकते हैं। अब चलते हैं लूप, लूप भी अपनी चॉइस से लगा सकते हैं। तो मैं लूप लेता हूँ, कैसे, लूप का मतलब मैं एक नियम सेट कर रहा हूँ कि मुझे परिपथ को ऐसे हल करना है, तो मैं इसको ऐसे लूप कर, इसको भी मैं ऐसे सेट कर रहा हूँ कि मैं इसको हल ऐसे करूंगा। और लूप कहाँ बनता है, जहाँ पे एक सर्किट कंप्लीट हो जाए, जैसे ये हो गया, इधर ये हो गया। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं चित्र में लूप कौन सा ले रहे हैं, लूप ये ले ले पहले, ए बी डी और ए। तो हम ले रहे हैं ए बी डी ए में। अब ध्यान रखना, जैसे जैसे मैंने चिन्ह परिपाटी वाला बताया था उसी हिसाब से चलते जाना है। तो यहाँ पे देखो हमने क्या बताया था कि इधर प्रतिरोध में धारा किधर जा रही है, इधर, और हमारा भी लूप ऐसे चल रहा है उसी दिशा में, तो इसको क्या करेंगे, माइनस के साथ लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस I1 R1। अब इसके बाद क्या है, हम लूप में गए, ये वाला परिपथ हो गया, इसमें आए, कहाँ पे आए, यहाँ पे आ गए, सॉरी। तो इस परिपथ में आने पे हमें क्या मिलेगा, इसका जी प्रतिरोध मान लेते, आई जी धारा है, तो इसमें धारा कैसे आ रही है, नीचे। जब धारा भी नीचे आ रही है और लूप में चल भी ऐसे रहे, एक ही दिशा में चल रहे हैं और एक ही दिशा में धारा है, तो हमने क्या चिन्ह बनाया था, देखो ये देखो, हम चल भी इधर रहे और लूप भी इधर चल रहा है, तो उसको कैसे लिखते हैं, माइनस। और जब उल्टा चले तो प्लस। तो ये हमें ध्यान में रखना है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से धारा कितनी है, आई जी, और आई जी धारा और प्रतिरोध क्या है, जी इसका। तो इसका मतलब इस पे विभव मिल गया माइनस का आई जी धारा और जी प्रतिरोध। अब देखो आगे चलो, यहाँ तक आ गए, अब ऐसे आ गए। अब इसमें धारा जा रही है इधर और हम चल रहे हैं इसके उल्टे, तो इसको क्या करना है, प्लस में लेना है, प्लस I2 R3, और इनका योग क्या कर देना है, किरचॉफ के वोल्टता नियम से 0। अब ये क्या मिलेगा, इसको व्यवस्थित रूप से लिख लेते हैं, I2 R3 बराबर I1 R1 प्लस आई जी जी।
पक्षांतरण करके लिख दिया समीकरण नंबर 1। अब हम एक मिल गया, एक समीकरण और चाहिए, ये वाला ले लेते लूप बी सी डी बी में। तो यहाँ पे लिखेंगे लूप लूप बी सी डी बी में, इसमें लगाओ। इसमें कैसे लगाएंगे? बी से चलना प्रारंभ कर रहे हैं, मान लो यहाँ पे चल रहे हैं, धारा तो इतनी है, प्रतिरोध इतना है, और इसी दिशा में तो माइनस में आएगा, तो माइनस का आई ये आ जाएगा और इनटू में आर टू। तो यहाँ से आएगा माइनस आई वन माइनस आई जी धारा है, और आर टू प्रतिरोध है। इसके बाद देखो ये आ गया, ये वाला, हम चल इधर रहे हैं और धारा इधर है, तो प्लस में आएगा ये। तो आई टू प्लस आई जी आर फोर, प्लस आई टू प्लस आई जी और इनटू में आर फोर। यहाँ तक आ गए। अब चलो आगे, यहाँ तक पहुंच गए डी तक। फिर इधर धारा नीचे है और हम चल किधर रहे? ऊपर। नीचे धारा है, चल ऊपर रहे, आई जी धारा नीचे ही तो है और हम ऊपर चल रहे हैं, तो विपरीत है, तो प्लस में आ जाएगा, प्लस का आई जी आर। अब ये क्या हो जाएगा, इसका योग 0। अब आई जी आर, आर का मान कितना है? जी। तो आई का जी का मान यहाँ रखें। तो इस प्रकार से हमें ये समीकरण मिले। इसको भी विस्तृत लिख लेते हैं, माइनस पक्षांतरण कर लेते हैं। तो इसको मैं लिखता हूँ, इसको हल कर ले, तो यहां से अपने पास मिलेगा आर फोर आई टी आई टू, इसको गुना कर लेते हैं, माइनस आई वन आर टू प्लस आई जी आर टू प्लस आर फोर आई टू और आई जी आर फोर प्लस आई जी जी बराबर 0। अब इसमें मैं आई वन आई टू और आर फोर अलग कर लेता हूँ, आई जी अलग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास मिला आर, ये मिला है आई टू वाला धारा। तो मैं इसको ये वाला पहले लिख लेता हूँ, ये वाला, ये तो यहाँ पे आ जाएगा आर फोर आई टू माइनस का, इसमें इसके बाद है आई वन आर टू, और आई वन का और कोई नहीं है ना? नहीं है। प्लस आई जी का देखो आर टू है, और आई जी में क्या है? आर फोर भी है और जी भी है, तो ये 0। अब इसको पक्षांतरण करके और लिख देते हैं माइनस वाले को उधर, आर फोर आई टू प्लस आई जी आर टू प्लस आर फोर प्लस जी बराबर आई वन। समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 मिल गया। अब हमें क्या पता है? हमें पता है कि हम सब जब जब संतुलन की बात करेंगे, तो हमें क्या लेना है कि हम बोलेंगे कि संतुलन की अवस्था में इसका मान क्या होगा? आई जी का, आई जी का मान 0 होगा। तो अब हम क्या लिख देंगे? बीट स्टोन के तय बीट स्टोन के संतुलन की अवस्था में, संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर में, गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप, जो सुई है ना उसकी वैसे ही रहेगी, ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे। और गैल्वेनोमीटर क्या होता है? धारा की दिशा। कोई विक्षेप प्राप्त नहीं होगा, प्राप्त नहीं होगा, अतः आई जी का मान क्या हो जाएगा? कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, होगी। अब ये धारा कब प्रवाहित नहीं हो पाती है? देखो ये ध्यान रखना, जब भी अपने पास इसमें से धारा नहीं जा रही, तो इसका मतलब क्या है? इस पर विभव और इस पर विभव समान है। यानी कि मैं कह दूं बी पर विभव और डी पर विभव समान होगा, तभी धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। जैसे ही विभव का अंतर आ जाएगा, तो धारा प्रवाहित हो जाएगी, कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो इन दोनों पे विभव समान होता है संतुलन में।
अब अतः समीकरण एक से क्या हो जाएगा, आई जीरो का मान क्या रख दें, आई जी का मान जीरो। तो एक में देखो ये मान जीरो रखेंगे तो ये बचेगा, तो यहां से आएगा आई टू आर थ्री और क्या है बराबर I1 R1 + 0। तो I2 R3 बराबर I1 R1, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण 2 से क्या रखना है, आई जी का मान क्या रखना है, जीरो। तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये पद जीरो हो जाएगा, तो ये बचेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा R4 I2 प्लस ये जीरो रख दिया बराबर I1 R2। इसको क्या कर लें, I2 R4 बराबर I1 R2, समीकरण 4 मिल गया। अब यहाँ पे अपने पास दोनों समीकरण मिल गए, 3 और 4। अब समीकरण 3/4 कर देते हैं, समीकरण 3/समीकरण 4 से। तो LHS का भाग दो, I2/R3 बटे में I2/R4 और I1/R1 बटे में I1/R2। तो ये धारा एक तरफ ले ली ना हमने, I2 वाली, ये कट जाएंगी। तो इसका मतलब ये कट गया, ये कट गया। तो क्या मिल गया, मुझे मिल गया R3/R4 और R1/R2। और यही क्या करना था मुझे, सिद्ध करना था। इसको पक्षांतरण करके क्या लिख सकते हैं, R1/R2 R3/R4। अब इसका वज्र गुना करके ये भी लिख सकते हैं, R1/R3 R2/R4। तो कैसे भी इसको लिख सकते हैं। यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की अवस्था में गणितीय रूप को दिखाता है, गणितीय रूप को व्यक्त करता है। ये क्या करेगा, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो इस प्रकार से हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, और इसमें व्हीटस्टोन सेतु है ये वाला, ये इम्पोर्टेंट होता है, ये सिद्ध करने वाला। और करना क्या है, आई जी का मान जीरो रखना है, ये लूप लगा के हल करना है इसको। तो मिलते हैं अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।